हेलो फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। मैं तरुण दादीच आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि ये पीडीएफ मैंने आपके लिए बनाया है जनवरी 2022 से लेकर जून 2022 तक के टॉप करंट अफेयर्स एमसीक्यू मैंने इस पीडीएफ में डाले हैं, जो कि मैं आपको हर पार्ट के द्वारा इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट 4, जो कि आज हम पढ़ेंगे 61 से लेकर 80 तक के क्वेश्चंस, जो कि आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज्यादा आपके लिए यूजफुल होंगे और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो चलते हैं, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 आप ध्यान से देखिएगा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? इसका सही आंसर है सचिन तेंदुलकर। सचिन तेंदुलकर, जिन्होंने लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड जीता है, जो कि एकमात्र अभी तक के प्लेयर रहे। और ध्यान दीजिएगा, ये सन 2000 वर्ष में स्टार्ट किए गए थे ये अवार्ड्स, और ये खेल में के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन मैं आपको इस बता दूं कि इस बार जो हमारे ओलंपिक प्लेयर रहे नीरज चोपड़ा, उनको लॉरियस ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए चूज किया गया था, नॉमिनेट किया गया था। और बट वो विनर नहीं रहे, लेकिन उनको इसके लिए नॉमिनेट किया गया था। तो ये जरूर आप याद रखें। आगे चलते हैं। 2022 में ब्रांड फाइनेंस के सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड में जीवन बीमा निगम एलआईसी की वैश्विक रैंक क्या है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स 10। मतलब एलआईसी आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन। ये एक बहुत ही टॉप बीमा कंपनी है इंडिया की। और साथ के साथ जो मैं एक और चीज बताना चाहूंगा कि हमारे भारत में जो इंश्योरेंस जो रेगुलेट करने वाली बॉडी है, उसका नाम है IRDAI, जिसको बोलते हैं इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जो भी कोई प्रोटोकॉल्स बीमा कंपनी से संबंधित तोड़ता है, तो उस पर फाइन वगैरह और जो पूरे इंडिया में इंश्योरेंस को गवर्न करने का जो काम करता है, वो IRDAI करता है। और 8% जो इसके चेयरपर्सन जो है वो है देवाशीष पांडा। ये भी आप याद रखना, देवाशीष पांडा 8% इसके हेड है। और साथ के साथ मैं आपको बता रहा हूँ कि LIC के जो चेयरमैन है वो है MR कुमार। ये भी आप याद रखें, जो कि आपके एग्जाम में आपको सपोर्ट कर सकता है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण GSI ने किस शहर में देश का पहला भूवैज्ञानिक पार्क स्थापित करने की मंजूरी दी है? फर्स्ट है अमरावती, जबलपुर, देहरादून, गोरखपुर। इसका सही आंसर है फ्रेंड्स जबलपुर। जबलपुर जो कि कहां आता है सर? ध्यान दीजिएगा, ये आता है मध्य प्रदेश में आता है। ध्यान दीजिएगा इसके बाद कि मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि भारत में अगर भूवैज्ञानिक दृष्टि से या जियोलॉजिकल या जियोग्राफिकल सर्वे से अगर हम देखें, तो भारत में जो सबसे ज्यादा जिस राज्य में ये भूभाग है वो है राजस्थान। उसके बाद आता है मध्य प्रदेश। लेकिन राजस्थान जो है वो रेगिस्तान के लिए जाना जाता है, जबकि मध्य प्रदेश वन क्षेत्रों के लिए जाना जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा जहां पर वन है वो है मध्य प्रदेश। तो ऐसा कहा जाता है कि बहुत समय पहले यहीं पर मध्य प्रदेश के किसी एरिया में डायनासोर के अंडे भी पाए गए थे। तो उसी के बेसिस पर एक फर्स्ट जो भूवैज्ञानिक पार्क स्थापित किया गया है वो मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। साथ ही साथ मैं आपको बताता हूं कि जो GSI जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका हेड क्वार्टर है वो कोलकाता में। ये भी आप साथ के साथ याद रख सकते हैं फ्रेंड्स। आगे चलते हैं। नासा किस वर्ष तक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन को सेवानिवृत्त करने की योजना बना रहा है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स जनवरी 2031 तक नासा जो है अपना अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन जो है उसको सेवानिवृत्त कर देगा, यानी कि रिटायरमेंट दे देगा। तो साथ ध्यान दीजिएगा, अभी तक जो 3 स्पेस स्टेशन है वो किस किस के पास है? एक है USA के पास, एक है रशिया के पास, और तीसरा जो ये कारनामा किया है वो है चाइना। तो अभी तक जो अंतरिक्ष स्टेशन है वो 3 ही कंट्रीज के पास है। साथ के साथ मैं आपको बताता हूं कि नासा जो है वो विश्व की सबसे टॉप स्पेस एजेंसीज में आती है। और हमारी जो स्पेस एजेंसी जिसका नाम है इसरो, ये भी आप जरूर याद रखें फ्रेंड्स। इसके अलावा कुछ स्पेस एजेंसीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि स्पेस एक्स जो है वो अमेरिका की है, लेकिन एक प्राइवेट एजेंसी जो कि एलन मस्क की जानी जाती है। और इसके अलावा रॉस्कोमोस जो कि रशिया की है, सुपार्को जो कि पाकिस्तान की है, जैक्सा जो कि जापान की है, और चाइना नेशनल स्पेस एजेंसी है जो कि चाइना की। ये भी आप याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। भारतीय दिवाला और दिवालियापन बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है रवि मित्तल। शायद हो सकता है हिंदी में आप इसको समझ ना पाए, लेकिन इसका जो एक्चुअल नाम है वो है इंसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी
एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो है बोर्ड, इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो है रवि मित्तल। तो मैं आपको बताता हूं द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया है। आपने देखा होगा कि भारत में एनपीए की सिचुएशन बहुत ज्यादा चलती है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, जिसके लिए विजय माल्या, नीरज चोपड़ा नहीं, ललित मोदी और साथ के साथ नीरव मोदी, जो कि इसके लिए जाने जाते हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि भारत में नॉन परफॉर्मिंग एसेट जैसे चीजों पर या कोई दिवालियापन, इन चीजों पर नजर रखने के लिए जो बोर्ड बनाया गया वो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया, जिसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो है रवि मित्तल। साथ के साथ आगे चलते हैं क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीपक दास के स्थान पर लेखा महानियंत्रक के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सोनाली सिंह। तो इसको बोलते हैं सीजीए, ध्यान दीजिए इसकी फुल फॉर्म होती है सीजीए, कंट्रोल ऑफ जनरल अकाउंट्स। और इसके अलावा एक और पोस्ट होती है इसी में, केग जिसको कहा जाता है, जो कि 8 प्रेजेंट वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, 8 प्रेजेंट जो हमारे केग ऑफिसर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो वो है गिरीश चंद्र मुर्मू, ये भी आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा शीर्षक से नीरज चोपड़ा की जीवनी के लेखक कौन है? नवदीप सिंह गिल। तो मैं आपको बताता हूँ नीरज चोपड़ा इतना फेमस क्यों है, क्योंकि इन्होंने ओलंपिक में भारत के लिए गोल्ड जीता था, जो कि जेवलिन थ्रो में था। ये भी आप याद रखें फ्रेंड्स, जेवलिन थ्रो में इन्होंने इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीता था, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक में जीता था, इसके लिए फेमस हुए हैं। और इनके ऊपर भी एक बायोग्राफी लिखी है जिसको लिखा है नवदीप सिंह गिल ने। आगे चलते हैं, जनवरी 2022 में किस भारतीय राज्य ने सबसे कम और उच्चतम बेरोजगारी दर्ज की है? तो फ्रेंड्स इसमें जो है सबसे कम बेरोजगारी तेलंगाना में और सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। तो एक फ्रेंड्स और मैं बताता हूँ कि ये जो डेटा है ये जनवरी का है, लेकिन मैं आपको जून का डेटा भी बताता हूँ कि जून में सबसे लोवेस्ट जहां पर रही है वो है एमपी, और सबसे हाईएस्ट जहां पर रही है अगेन एक बार वो है हरियाणा। ये भी आप याद रखते हैं, ये जून का डेटा है, ये भी आप याद सकते हैं। और इस डेटा को जो रिलीज करती है द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री है, जिसके 8 प्रेजेंट जो मिनिस्टर है वो है भूपेंद्र यादव। आगे चलते हैं, एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में शिखर संघर्ष में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर निम्नलिखित में से किस देश ने रिकॉर्ड आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप का 5वां खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स भारत। भारत ने ये जो खिताब है ये 5 टाइम्स यानी कि 5वीं बार जीता है, ये आपको जरूर याद रखना चाहिए। और इस बार जो इसके कप्तान थे अंडर 19 भारत के जो कप्तान थे वो थे यश धूल, ये भी आपको याद रखना चाहिए, यश धूल इसके कप्तान थे। आगे चलते हैं, बुलेट ट्रेन रूट पर बनने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन सा होगा? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स सूरत, क्योंकि जो बुलेट ट्रेन चलने वाली है वो हाई स्पीड ट्रेन होगी और ये ट्रेन सबसे पहले चलाई जाएगी मुंबई से अहमदाबाद, ये आप जरूर याद रखना। और इसका जो फर्स्ट स्टेशन बनाया गया है वो है सूरत, ये भी आप याद रखें। आगे चलते हैं, 2022 में यूजीसी के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है एम जगदीश कुमार। यूजीसी जो कि आप जानते हो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन कहा जाता है, जो हमारे भारत में जितने भी कॉलेजेस हैं उनको एक परमिशन अलाउ करता है डिग्री और कॉलेज सेटअप के लिए। साथ के साथ मैं आपको 2 और चीजें याद कराना चाहूंगा कि यूपीएससी भी आप साथ के साथ याद कर लीजिए फ्रेंड्स। जो यूपीएससी के हैं वो है मनोज सोनी, आप याद रखें इनको। और साथ के साथ आप एसएससी का याद रखें एस किशोर, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट कर सकता है। एस किशोर जो है वो एसएससी के, और यूपीएससी जो एग्जाम से संबंधित है संघ लोक सेवा आयोग जो है मनोज सोनी है। आगे चलते हैं, बीजिंग शीतकालीन ओलंपिक 2022 में भाग लेने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? इसका सही आंसर है आरिफ मोहम्मद खान, क्योंकि एक बार फिर रिपीट हुआ है। मैं आपको एक बार फिर बताता हूँ, ये क्वेश्चन पहले भी पढ़ चुके हैं। इस बार के जो 2000 के विंटर ओलंपिक हुए हैं, इनका जो वेन्यू रहा है वो कहां पर रहा है? बीजिंग, चाइना में, चीन में। और साथ के साथ मैं आपको ये बताता हूं कि 2026 के जहां होने वाले हैं 2026 वो है इटली, ये भी याद रखें।
और इसमें जिसने टॉप किया है, चाइना वाले में जिसने टॉप किया है, ध्यान दीजिएगा, वो है नॉर्वे। नॉर्वे कंट्री ने इसमें टॉप किया है, ये आप याद रखें। और एकमात्र खिलाड़ी थे आरिफ मोहम्मद खान, जिन्होंने इंडिया की तरफ से क्वालिफाई किया था, और इंडिया ने इसमें एक भी मेडल नहीं जीता है। आगे चलते हैं। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा लॉस एंजल्स में 2028 ओलंपिक में किस खेल को शामिल नहीं किया गया है? इसका सही आंसर है आधुनिक पेंटाथलॉन, जो इस गेम को इसमें शामिल नहीं किया गया है। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसका हेडक्वार्टर अगर अपन बात करें तो इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड्स जो है स्विट्जरलैंड में, लुसाने स्विट्जरलैंड, ये आप याद रखें, लुसाने स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और साथ के साथ मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि 2028 के जो ओलंपिक होंगे वो होंगे अमेरिका में, लॉस एंजल्स अमेरिका में, और 2032 के जो होंगे वो होंगे ऑस्ट्रेलिया में। ये भी आप याद रख सकते हो। और इस वर्ष जो हुए थे वो थे टोक्यो जापान में, मतलब सॉरी जो लास्ट हुए थे 2020 जो कि 21 में ऑर्गेनाइज किए गए थे वो थे टोक्यो जापान, और 2024 के होंगे पेरिस फ्रांस में। ये भी आप याद रखें। आगे चलते हैं। भारत में किस भारतीय विज्ञान संस्था ने भारत में परम प्रवेग नामक सबसे तेज सुपर कंप्यूटर चालू किया है? वो है बेंगलोर। तो मैं आपको बता दूं कि IISC आपने नाम सुना होगा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, जो है वो बेंगलोर में है, जो कि IIT के कंपैरिजन के बराबर एक इंस्टीट्यूट माना जाता है इंडिया में। साथ के साथ मैं आपको कहना चाहूंगा कि इन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है परम प्रवेग। लेकिन भारत में जो परम नाम का सुपर कंप्यूटर बनाया था उसके लिए जो जाना जाता है वो CDAC है, जिसका इंस्टीट्यूट कहा जाता है पुणे में हेडक्वार्टर। लेकिन ध्यान दीजिएगा सर, ध्यान दीजिएगा आप सभी कि मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं कि 8 प्रेजेंट जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर वो फुगाकू था, फुगाकू जो कि जापान से संबंधित है। लेकिन अभी लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो फ्रंटियर है, फ्रंटियर, जिसको USA ने बनाया, अमेरिका ने बनाया। अभी लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग जो सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है वो फ्रंटियर है, जिसको USA ने बनाया। और उसके पहले का जो टैग दिया गया था वो फुगाकू जापान को दिया गया था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। तो मैं बताता हूं, जम्मू एंड कश्मीर एक प्रेजेंट UT है, केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि यहां पर जो गवर्नेंस चलाई जा रही है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो 8 प्रेजेंट यहाँ पर है वो है मनोज सिन्हा। ये भी आपको याद रखना है फ्रेंड्स, 8 प्रेजेंट जो यहाँ पर है वो है मनोज सिन्हा। और साथ के साथ सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जिससे संबंधित है वो है कोयला क्षेत्र, क्योंकि भारत को लगता है कि बिचौलियों को खत्म करके हम एक कोयला क्षेत्र में एक अच्छा एनर्जी में अच्छा बूम ला सकते हैं, पूरे विश्व में इंडिया को आगे लेके जा सकते हैं। इसलिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम जो है कोयला कोलफील्ड में चालू किया गया। आगे चलते हैं। NCERT के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स दिनेश प्रसाद सकलानी को NCERT के न्यू अध्यक्ष के रूप में बनाया गया है। और साथ के साथ मैं आपको एक और याद करा देता हूं, CBSE जो सेंट्रल बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन है उसके भी बदल दिए गए हैं, और वो है विनीत जोशी। ये भी आपको याद रखना है, विनीत जोशी जो है वो CBSE के है और NCERT के बनाए गए दिनेश प्रसाद सकलानी। आगे चलते हैं। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है फ्रेंड्स डॉक्टर S उन्नीकृष्णन नायर। तो मैं आपको बताता हूं कि फ्रेंड्स विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र जो है वो तिरुवनंतपुरम, जो कि कहां पर आता है? केरल में। ये केरल की राजधानी भी है, वहां पर विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र है। और साथ के साथ मैं आपको बताता हूं एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो इसरो की है जिसका नाम है PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो भी ये व्हीकल भी यहीं पर है जिससे स्पेस में रॉकेट छोड़े जाते हैं। और साथ के साथ मैं आपको बता दूं कि विक्रम साराभाई, अभी आपने एक मूवी देखी होगी रॉकेटरी में नंबी नारायण के बारे में बताया गया, और वो नंबी नारायण ने ही विकास इंजन बनाया था जो कि गगनयान और बहुत सारे मिशन में यूज भी किया गया है। तो मैं आपको बताता हूँ वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष जो मतलब विक्रम साराभाई है उन्हीं के अंडर में वो अपना करियर उन्होंने बनाया था। साथ के साथ जो अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं वो विक्रम साराभाई ही है। आगे चलते हैं। देश में कई नई स्तनपायी प्रजाति व्हाइट चिक्ड मैकाक की खोज किस राज्य में की गई है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स अरुणाचल प्रदेश में इसकी खोज की गई है। सर्वप्रथम मैं आपको बताता हूं कि सर्वप्रथम ये प्रजाति 2015 में
चीन में मिली थी, उसके बाद ये भारत में भी मिली है। और अब नई स्तनपायी प्रजाति भारत में टोटल 438 हो चुकी है, ये भी आपको बताता हूं। और ये एक प्रकार का बंदर से संबंधित प्रजाति है, ये मैं आपको ये भी बताता हूं। आगे चलते हैं। किस बॉलीवुड अभिनेता को उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? इसका सही आंसर है अक्षय कुमार। इसके पहले ऋषभ पंत थे, लेकिन बाद में उत्तराखंड के जो ब्रांड एम्बेसडर है वो अक्षय कुमार को बनाया गया। और उत्तराखंड में भी सीएम बदल चुके, सीएम जो है वो वापस से चुने गए, अभी इलेक्शन हुए थे, और वो है पुष्कर सिंह धामी, जो कि आपको याद रखना है। आगे चलते हैं। किस राज्य के उच्च न्यायालय ने हिजाब मामले के निपटारे तक छात्रों को धार्मिक चीजें नहीं पहनने को कहा है? इसका सही आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में आपको बता दूं फ्रेंड्स, हिजाब मामला बहुत ज्यादा चला था, जो कि एक जिसने कह सकते हैं आप धर्म का विवाद बना लिया था धीरे धीरे। और 8% में आपको एक साथ के साथ याद कराना चाहूंगा कि जो कर्नाटक में अभी बीजेपी की गवर्नमेंट है और वहां के जो सीएम है वो है बसवराज बोम्मई, ये भी आप याद रखें। वहां जिसकी जो सीएम है वो है बसवराज बोम्मई, ये भी आप याद रखें। आगे चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निधन हो चुके राहुल बजाज का पेशा क्या था? तो उसका सही आंसर है फ्रेंड्स उद्योग। तो राहुल बजाज जो ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, ये भी आप याद रखें। और उनका एक बहुत बड़ा जो ब्रांड है जिसका नाम है बजाज की बाइक्स वगैरह, आपने बहुत देखा होगा। तो राहुल बजाज का जो निधन हो चुका है वो एक उद्योग से जुड़े हुए, उद्योग उनका पेशा था, एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ये आप जरूर याद रखें। तो फ्रेंड्स ये थे आज 61 से लेकर 80 तक के करंट अफेयर्स जो कि हमने पार्ट 4 में पढ़े हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आपके लिए लेकर आने वाला हूं, और वो भी उसके लिए भी आप अच्छे से रीड करें, और आने वाले हर पार्ट को आप रीड करें, क्योंकि ये आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होंगे। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम, एंड प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।